दिल्ली एनसीआर में जाड़े के दिनों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने अधिकारी डीजी फॉरेस्ट श्री गोयल और एनटीपीसी चेयरमैन श्री सिंह के सामने लोगों को पराली से बायोमास बनाने वाले उद्योग लगाने के लिए कहा, जिसमें सरकार 50 करोड़ रुपया देगी और इस बायोमास को यहां के थर्मल प्लांट उनसे खरीद कर कोयले की जगह व्यवहार में लाएंगे। देखें तो टोटल जो प्रोडक्शन है करीबन पंजाब हरियाणा वगैरह से मिलाकर करीबन 27 मिलियन टन है और साथ में अगर यूपी को भी जोड़े, उसके एनसीआर क्षेत्र को जोड़ें तो लगभग 0.67 वहाँ से आता है और इसका 75% जो है वो नॉन बासमती पराली है और शेष जो है वो बासमती पराली होता है। और पराली का यूँ तो एयर क्वालिटी में विभिन्न सोर्सेज का योगदान है, जैसे कि व्हीकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट वेस्ट है, बायो वेस्ट की जो बर्निंग है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, ये सभी का योगदान है। और इसमें जब दिवाली का समय आए या फिर पराली जब फसल कटती है उसके बर्निंग के इंसिडेंट होते हैं तो इसमें और ज़्यादा उसका योगदान हो जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में विचार करके और एक प्रयास किया कि किस प्रकार से एनसीआर क्षेत्र में करीबन 11 पावर प्लांट्स हैं, उसमें किस प्रकार से हम इसका उपयोग हो सके, न केवल पावर प्लांट्स में बल्कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। और जो फंड्स आते हैं हमारे पास वो जैसा कि मेंबर सेक्रेटरी ने बतलाया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज फंड्स होते हैं। तो एनसीआर में जो व्हीकल्स 2000 सीसी एंड अबव के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसका एक्स शोरूम प्राइस का 1% हमारे पास आता है, लगभग वो 3 करोड़ के आसपास का होता है महीने का। उसमें से हम लोगों ने एक योजना बनाने की कोशिश की है जिसका कि हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी इस धनराशि का उपयोग करे, जो भी ये वन टाइम है और कोई हमारे पास ये स्कीम नहीं है, दिस इज़ ओनली ए वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट, हम इसको कोई स्कीम का नाम नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस राशि का बेहतर उपयोग कैसे हो और इस राशि से न केवल ये बल्कि अन्य जो इमरजेंट नीड्स होते हैं आसपास एनसीआर के, उसको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो में जो एनसीआर के पावर प्लांट्स हैं उनके स्तर पे भी सीएमडी एनटीपीसी के स्तर पे और अन्य सभी जो पावर प्लांट के एमडी साहिबान हैं, राज्य सरकारें हैं, सब लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से 5 से 10% पराली को पावर प्लांट्स में एक सप्लीमेंट्री फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाए। और अभी रिसेंटली कमीशन ने भी एक फैसला लिया कि एनसीआर में दिल्ली के अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें पहले केवल पीएनजी और सीएनजी फ्यूल ही अलाउड था, तो उसमें किस तरह से कोयले के स्थान पर ये बायोमास पैलेट्स को उपयोग को अलाउ किया ताकि इसकी डिमांड बढ़े। और अब ऐसा हो गया कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है और अब लगातार पिछले कुछ बैठकों में आया कि भाई सप्लाई है नहीं और डिमांड क्रिएट हो गई है, तो किस तरह से सप्लाई को ट्रिगर किया जाए। और जो पराली किसान खेतों में अभी जब ये नवंबर के बाद किसानों की मजबूरी हो जाती है कि उसको और कोई चारा नहीं होता तो खेतों में उसको जलाने की जो बात आती है उसको किस तरह से एक रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाए। तो ये योजना एक इनिशियली इस पूरे प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए और पैलेटाइजेशन की यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में सेटअप हो, उसको एक इंसेंटिवाइज करने के लिए योजना लागू की। Amount of paddy straw is generated from 46 lakh hectares of paddy cultivated area. Out of this 46 lakh hectares, about 13.5 lakh hectares is basmati paddy. And the straw management of basmati is not an area of concern because it is widespread usage as a fuel, as a fodder for cattle animals. Therefore, this is not an issue of concern. The issue of concern is in the remaining area about where non-basmati paddy is cultivated, especially varieties like Pusa 44, where the silica content is so high in the paddy, the animals are not able to eat it readily as a fodder. So this part of the straw is approximately 21 million tons. So we have to handle 21 million tons
and this 21 million tons comes out within a period of 30 to 45 days. But the harvest takes within this window of maybe 30, 45 days. So the task is so gigantic that 21 million tons of paddy straw has to be collected, mobilized, etc. to dispose it scientifically. We have to plan systematically by applying modern scientific techniques to see that exit to management is widened and this is put to exit to management. What are the major alternatives? Exit to. The major alternatives are, and basically use it in economic resource so that people don't burn it. One, use it in biomass power projects as a feedstock for 2G ethanol plants. One massive plant has come in at Panipat. Another massive one is coming up in Bathinda. Feedstock for compressed biogas plants, fuel in industrial boilers, waste to energy plants, brick kilns, use as packing materials, and lastly today subject, that is co-firing in thermal power plants. Listen to Honorable Minister, but I will like to assure you, sir, again that we will do everything possible which really help in this scheme, and I would like to say that we will not be requiring this, we will be only helping you people, and we are here to give you a firm contact. Sir, one more thing which I would like to just put your kind information, sir. We had not only put the order, we had resolved in the board that anyone who is not having order, if they are also bringing the biomass, we will procure that also. वेल्थ में परिवर्तित करने के लिए और एनसीआर क्षेत्र में विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे नौजवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि हमारे एनटीपीसी चेयरमैन भी उसी देहात के इलाके के हैं, मैं भी उसी इलाके का हूँ और हम सब लोग देहात से ही निकल करके यहाँ तक आए हैं और हम जानते हैं पंजाब हरियाणा के हमारे उन गाँवों में अगर ये पैडी जैसे विषयों को भी हम इस तरीके से रोजगार में कन्वर्ट करते हैं और जो चलने वाले उद्योग हैं उनके साथ जोड़ते हैं तो ये एक बड़ा अवसर आ रहा है। और मैं पिछले दिनों 3-4 दिन पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने भी हमें कहा कि अब इसके दाम भी पैडी के अच्छे होने लगे हैं, लोगों को लगने लगा कि ये अब उनकी एक धरोहर है, उनकी कीमत है, वेस्ट नहीं है। बल्कि मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री कोटी जी के सामने ही मैंने कहा और उन्होंने मुझे कमिट भी किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारे उद्योग बंद हो, काम भी चले, लोग भी काम करें, उत्पादन भी हो, विकास भी हो। तो एडिशन में भी उन्होंने बल्कि हमें एश्योरेंस दिया कि जब तक ये विंटर सीजन रहेगा, उन्होंने विशेष रूप से हमारे सामने भी निर्देश दिया कि गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद यहाँ बिजली की सभी इंडस्ट्रीज को हरियाणा सरकार विशेष प्रयास करे कि 24 घंटे उपलब्धता बनी रहे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न। टीपीसी ने टेंडर भी फ्लोट किया। पिछले साल जो टेंडर में हमारे को दिक्कत आई थी कि कभी कभी कोटरी बन जाती, इसलिए इस बार तो आपके सामने उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उसके बाहर भी अगर कोई दे रहा है तो भी हम लेने को तैयार। और इतना बड़ा टेंडर निकाला है कि हमारी जितनी एनसीआर की क्षमता है वो पूरा है। हमने बात करते थे कि जो नए हमारे कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने ही जगहों पे इस यूनिट्स की स्थापना करें। इसलिए सीपीसीबी को हमने कहा कि आप एक विशेष ऐसा पायलट प्रोजेक्ट बनाइए, वो पायलट प्रोजेक्ट लेके आए हैं। गाइडलाइन इशू हुई है, गाइडलाइन अभी नेट पे भी उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ से कॉपी जरूर लेकर के जाना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना। ये अवसर है कि जब हम वेस्ट से भी उत्पादन भी करेंगे, आय भी बढ़ाएंगे और रोजगार के भी साधन अपने ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे।